जरा ठहरिए और सोचिए, अगर किसी सुबह आपकी पहचान आपके नाम से नहीं बल्कि आपकी जाति से तय की जाए, अगर आपकी छाया भी किसी के लिए अपवित्र मानी जाए, और अगर प्यास लगने पर आप कुएं को छू न सके तो कैसा लगेगा। यही वह दुनिया है जहाँ छुआछूत सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर सांस के साथ जी जाने वाली सच्चाई है। और इसी कड़वी सच्चाई के बीच जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं मानती। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखित कहानी अछूत की। कहानी कुछ इस प्रकार है। अछूतों की बस्ती शहर और छावनी की सीमा से दूर और अलग दोनों के बीच दो कतारों में बसी मिट्टी की दीवारों से बने मकानों का एक झुंड, जहां सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, नाई, पानी लाने वाले, घास काटने वाले तथा हिंदू समाज के अन्य अछूत रहा करते थे। गली के पास एक नाला था जिसमें कभी स्वच्छ और पारदर्शक जल बहा करता था, लेकिन जो अब पास के बने सार्वजनिक शौचालयों की गंदगियों तथा किनारों पर सूखने के लिए डाली गई मुर्दा जानवरों की खालों तथा उपलों के लिए गधों, घोड़ों, भेड़ों, गायों और भैंसों के गोबर के ढेर से निकलने वाली तीखी एवं दम घोटू दुर्गंध के कारण दूषित हो गया था। किसी भी मौसम में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण वह स्थान एक दलदल बन गया था, जहां से अत्यंत घिनौनी बू निकलती रहती थी। सब मिलाकर इस छोटी सी बस्ती के बाहर फैले लोगों एवं जानवरों के कचरे के ढेर और भीतर पसरे घिनौनेपन और गंदगी ने इस स्थान को रहने के अयोग्य बना रखा था। कम से कम लखा जमादार का बेटा बक्खा तो यही सोचता था, जो 18 वर्ष का हट्टा कट्टा नवयुवक था। लखा शहर और छावनी के सब भंगियों का जमादार था तथा बस्ती के अंतिम छोर पर दूर नाले के किनारे 3 कतारों में बने सार्वजनिक शौचालयों का सरकारी अधिकारी था। उन दिनों बक्खा दूर दराज के अपने किसी चाचा के साथ एक ब्रिटिश रेजिडेंसी में बैरकों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में काम कर रहा था तथा गोरे लोगों के जीवन की तड़क भड़क से सम्मोहित हो गया था। अंग्रेज सिपाही उसके साथ मानवोचक व्यवहार किया करते थे, इसलिए बक्खा अपने को सभी अछूतों से बेहतर मानने लगा था। मोची के बेटे छोटा और धोबी के बेटे रामचरण को छोड़कर अन्य सब अछूत अपने में संतुष्ट थे। छोटा अपने बालों में ढेर सा तेल लगाकर अंग्रेजों की भांति एक ओर से मांग निकाला करता था। हॉकी खेलते समय नेकर पहना करता था, अंग्रेजों की भांति सिगरेट फूंका करता था तथा धोबी का बेटा रामचरण छोटा व बक्खा की नकल उतारा करता था। सर्दी की एक सुबह जब बक्खा अध जगह लेटा हुआ था तो अपने घर की हालत पर विचार करने लगा, जहां वह एक पुराने चिपचिपे कंबल में लिपटा हुआ 12 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े गीले धुंधले एक कमरे वाले मिट्टी के बने मकान के कोने में बिछी एक बदरंग नीली चटाई पर लेटा हुआ था। उसकी बहन उसके पास ही एक चटाई पर सोई हुई थी तथा उसका बाप और भाई गेरुई रंग की पैबंद लगाई रजाई ओढ़े हुए बान की टूटी फूटी चारपाई पर लेटे खर्राटे भर रहे थे। बुला शाह शहर में रातें ठंडी हुआ करती थी। सदा ही इतनी ठंडी होती है जितने दिन गर्म होते हैं। हालांकि सर्दी गर्मी दोनों में बक्खा कपड़े पहने हुए सोया करता था, फिर भी नीचे नाले के पास से आती तेज तीखी हवा सवेरे सवेरे अधूरे कंबल को चीरती उसके नियमित रूप से पहने हुए ओवरकोट, कच्छे, बिरजिस और फौजी जूते के बीच से होती हुई उसके शरीर में घुस जाती थी। करवट बदलते हुए बक्खा कांप उठता था, लेकिन फिर भी उसने सर्दी की विशेष परवाह नहीं की। चाह कर भी उसे सहता रहा, क्योंकि अपने फैशन के लिए वह किसी भी सुख का त्याग कर सकता था। फैशन से उसका अभिप्राय भारत में अंग्रेजों और भारतीय फौजियों द्वारा पहने जाने वाली पैंटों, बिरजिसों, कोटों, पट्टियों और जूतों आदि के ढंग से था। एक बार उसके पिता ने गाली देते हुए उससे कहा था, माँ के लाडले, एक रजाई ले ले, बान की चारपाई पर बिस्तर बिछा ले और गोरे अंग्रेजों के उस कंबल को उतार फेंक, वरना उस पतले से कपड़े में ठंड से मर जाएगा। लेकिन बक्खा आधुनिक भारत की औलाद था। यूरोपियन पहनावा उसके मन पर अपना प्रभाव जमा चुका था। कठोर साधना ने उसकी प्राचीन भारतीय चेतना को कुचल डाला था और उन तर्कों को नष्ट कर दिया था
कि भारत में ढीली ढीली वेशभूषा ही मनुष्य के शरीर के लिए सार्वजनिक उपयोगी होती है। जब वह पहले पहल अपने चाचा के साथ ब्रिटिश रेजिमेंट में बैरकों में रहने गया था तो बक्खा ने अंग्रेज सिपाहियों को आश्चर्य और विस्मय से देखा था। अपने प्रवास के दौरान भी उसने अंग्रेज सिपाहियों के जीवन को देखा था, जो अपने कंबलों में लिपटे अजीब किस्म के छोटे छोटे कैनवस के बिस्तरों पर सोया करते थे, परेड पर जाते थे और फिर अपने हाथों में चांदी मढ़े छोटे छोटे डिब्बे लिए अपने मुंह में सिगरेट दबाए हुए बाजारों में सैर किया करते थे। बक्खा ने भी उन्हीं की भांति जीने की चाहत पाल ली। उसे बताया गया था कि वे साहब थे, ऊंचे लोग। बक्खा को लगा कि उनके जैसे कपड़े पहनकर कोई भी साहब बन सकता है, इसलिए जहां तक हो सकता था उसने हर बात में उनकी नकल करना आरंभ कर दिया था। एक अंग्रेजी सिपाही से पैंट मांग ली। उसी सिपाही ने बक्खा को अपनी बेकार पड़ी एक बिरजिस भी दे दी। एक हिंदू सिपाही ने तो उसे एक जोड़ी जूते और पट्टियां देने की कृपा कर दी। दूसरी चीजों के लिए वह शहर में फटे पुराने कपड़े बेचने वाले के यहाँ जाता था और बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस दुकान को देखा करता था। जब वह बालक था तो लकड़ी के एक स्टॉल पर चढ़ गया, जहाँ छांट कर अलग कर दी गई लाल और खाकी रंग की वर्दियां, टोपियां, चाकू कांटे, बटन, पुरानी किताबें तथा एंग्लो इंडियन जीवन का पुराना फुटकर सामान रखा रहता था। बक्खा उन सब को छूने के लिए ललायित हो रहा था, लेकिन दुकानदार के पास जाकर किसी चीज की कीमत पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि कहीं उसकी कीमत ऐसी न हो जिसे वह चुका न सके, अथवा कहीं उसकी बातों से दुकानदार यह न समझ ले कि वह किसी सफाई कर्मचारी का बेटा है। इसलिए वह दुकानदार के उस विचित्र संग्रह को देखता रहता था और अपने आपस में चुपचाप कहा करता था, मैं भी साहब जैसा दिखूंगा, उनकी तरह चलूंगा जैसे वे चलते हैं। दो दो की जोड़ियों में छोटा मेरा साथी होगा, लेकिन मेरे पास इन चीजों को खरीदने के पैसे नहीं हैं। तब उसकी कल्पना टूटकर बिखर जाती थी और वह हतोत्साहित होकर दुकान से चला जाता था। फिर उसे अंग्रेजों की बैरकों में कुछ राशि मिल गई। जो वेतन मिला था वह उसे अपने पिता को देना था, लेकिन उसने अंग्रेज फौजियों से जो बख्शीश इकट्ठी की थी वह 10 रुपए थी। हालांकि वह फटे पुराने कपड़े बेचने वाले दुकानदार के यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार सब चीजें नहीं खरीद सकता था, फिर भी उसने एक जैकेट, एक ओवरकोट और एक कंबल जिसे ओढ़कर वह सोया करता था, खरीद लिए। इसके बाद भी उसके पास कुछ शेष राशि बच गई, जिससे वह रेड लैम्प सिगरेट का आनंद ले सकता था। उसका बाप उसके फिजूल खर्च पर नाराज हुआ था और उसे अछूत बस्ती के लड़के, यहाँ तक कि छोटा और रामचरण भी बक्खा की इस नई वेशभूषा का मजाक उड़ाया करते थे और उसे पिलपिली साहब कहा करते थे। निसंदेह बक्खा जानता था कि उसके जीवन में उन अंग्रेजी कपड़ों के सिवा और कुछ भी अंग्रेजी नहीं था, लेकिन वह अपने उस नए ढंग को बनाए रखना चाहता था और हर हालत में भारतीयता से बचे रहने की कोशिश करते हुए दिन रात उन कपड़ों से चिपका रहता था। भले ही रात में सर्दी से कांपता रहा, लेकिन भारतीय रजाई को बेकार ही समझता रहा। सर्दी के कारण उसके सशक्त शरीर में तीखी कपकपी दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने करवट ली और अंधकार में ही ना जाने किस चीज की प्रतीक्षा करता रहा। वह रातें बड़ी भयंकर हुआ करती थी, कितनी ठंडी और कष्टदायी। उसे दिन अच्छे लगते थे क्योंकि दिन में सूरज चमकता था और अपना काम निपटने के बाद वह अपने कपड़ों को धो सकता था तथा सड़क पर घूम सकता था, जो उसे अछूत बस्ती के विशिष्ट व्यक्तियों और उसके दोस्तों की ईर्ष्या का पात्र बना देती थी। लेकिन रातें, मुझे अवश्य ही दूसरा कंबल चाहिए, बक्खा ने स्वयं से कहा। तब बापू मुझसे रजाई लेने के लिए नहीं कहेगा, वह हमेशा ही मुझे डांटता रहता है। मैं उसके लिए इतना काम करता हूँ, वह मेरी सारी तनख्वाह ले लेता है। उसे सिपाहियों से डर लगता है, वे उसे गालियाँ देते हैं, वह मुझे गाली देता है। जब वे उसे जमादार बुलाते हैं तो वह खुश हो जाता है। अपनी इज्जत पर कितना नाज है उसे। हर किसी से सलाम पाने के लिए ही वह निकलता है। मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं करता, फिर भी वह मुझे गालियाँ देता है। अगर मैं लड़कों के साथ खेलने के लिए जाता हूँ तो वह खेल के बीच में ही आने के लिए आवाज़ लगाकर मुझे बुला लेता है और शौचालय साफ करने के लिए कहता है। वह बूढ़ा है, साहब लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब वह मुझे ही जाने के लिए कहेगा। कितनी सर्दी है, वह बिस्तर में पड़ा रहेगा। रखा और सोहनी भी सोए रहेंगे, जबकि मुझे
शौचालयों को साफ करने के लिए जाना होगा। शरीर में उठ रहे दर्द के कारण बक्खा के काले, चौड़े और गोल चेहरे पर झुर्रियाँ उभर आई हैं और उसके शानदार नाक नक्श भद्दे दिखाई देने लगे हैं। लेकिन अपने बापू की आवाज़ से उसे घृणा थी। उठने से पहले बापू के धमकी भरे आदेश की प्रतीक्षा में बक्खा लेटा ही रहा। ओए बखिया, ओए सुअर की औलाद, उठ! बापू की खर्राटे से टूटी आवाज आई। उठ और शौचालयों पर पहुंच जा, वरना सिपाही नाराज हो जाएंगे। अपने सहज स्वभाववश बूढ़ा प्रतिदिन सुबह एक पल के लिए ही सही पर जाग जाता था और फिर दोबारा उसी तेल से चिपटी घनी मोटी बदरंग चिंदियों वाली रजाई में नींद के लिए घुस जाता था। बक्खा ने बापू को चिल्लाते हुए सुना तो अपनी आंखों को आधा खोले हुए अपने सिर को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास किया। गालू सुनकर वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि उस दिन वह सवेरे से ही गिरा पड़ा अनुभव कर रहा था। उदासी के कारण उसके चेहरे की हड्डियां पीली पड़ गई थी। उसे अपनी माँ की मौत के बाद की सुबह याद आई, जब हालांकि वह जागा हुआ था, लेकिन यह सोचकर कि वह सोया हुआ है, उठेगा नहीं, उसके बापू उस पर चिल्ला उठे थे। उस दिन के बाद उसके बापू ने उसे प्रतिदिन सुबह सवेरे जगाने का नियम बना लिया। शुरू में तो वह उसकी पुकार पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जानबूझकर उसकी परवाह नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वह उठ नहीं सकता था, साधारणतया वह बड़े सवेरे ही जाग जाता था। उसकी माँ ने उसे जल्दी जागने की आदत डाली थी। वह उसे पीतल का पूरा गिलास भरकर गर्मा गर्म चाय दिया करती थी, जो उनके एक कमरे में मकान के कोने में 2 ईंटों से बने चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में बनी होती थी। उस गर्मा गर्म और मीठी चाय का स्वाद कितना मज़ेदार होता था, उसे याद करके बक्खा के मुंह में सदा पानी भर आता था। सुबह होने से पहले रात में ही जब उसे पीने के लिए चाय मिल जाती थी, चाय पीने के बाद वह अपने कपड़े बदल कर शौचालयों की सफाई करने के लिए खुशी खुशी चला जाता था। जब उसकी माँ मर गई और परिवार की देखभाल का भार उसके कंधों पर आ गया, तो सुबह सवेरे ऐसे गिलास भर चाय और आराम के लिए कोई भी समय नहीं बचा करता था। इसलिए बड़े चाव से बीते दिनों को याद करते हुए उसने चाय के बिना ही काम चलना सीख लिया था, जब वह न केवल स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया करता था, बल्कि दुनिया भर की शानदार चीज़ें भी उसे मिल जाती थी। वे बढ़िया कपड़े जो उसकी माँ लाया करती थी, शहर में कभी कभार घूमने जाना और खेलने के लिए खाली दिन। उसे प्रातः अपनी माँ का ध्यान आया करता था। छोटे कद की काली सादे कुर्ते और एक लहंगे ओढ़नी में लिपटी हुई झुकी हुई वह भोजन पकाया करती थी और घर की सफाई किया करती थी। हालांकि वह भी बक्खा के यूरोपियन कपड़ों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वह कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी और कितनी उदार, सदा ही कुछ न कुछ देती रहती थी। उसके लिए कपड़े खरीदती थी, ममता की साक्षात मूर्ति। यह सोचकर कि वह मर चुकी थी, बक्खा कभी उदास नहीं हुआ। वह जिस संसार में रहता था वहाँ दुख को आमंत्रण नहीं देना चाहता था। अपने विलायती कपड़ों और रेड लैम्प सिगरेटों की दुनिया में उसे लगता था कि उसकी माँ उस दुनिया की नहीं थी, उसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था। क्या तू उठ गया है? उठ जा हराम की औलाद! उसके बाप की चिल्लाहट दोबारा आई, जिसके कारण बक्खा उदास हो गया। फिर से धौंस। बक्खा ने ज्यों ही अपने बापू की आवाज को दमे की खांसी के साथ दबते हुए और सांस रोककर चिल्लाते हुए सुना, तो वह थोड़ा सा हिला और बापू की ओर हठीलेपन से कमर घुमाते हुए अंधेरे गंदे भीड़ भरे छोटे कमरे की ओर मुंह फेर लिया। उसे लगा मानो वह कमरा भी बापू की गालियों के साथ ही आया था। उसे लगा कि उसकी हड्डियां अकड़ गई हैं और सर्दी के कारण उसका शरीर सुन्न पड़ गया है। एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसे बुखार है। उसकी आंखों के कोरे से गरम गरम आंसू ढुलक पड़े। उसका एक नथुना रुक गया। उसने हवा से सू सू की ताकि उसकी नाक ठीक से चल सके और सांस ठीक से ले सके। उसका गला भी सूज गया था। उसने जिस हवा में सांस लिया था, लगता था उसने भी उसकी श्वास प्रणाली को अवरुद्ध कर दिया था। बक्खा ने हवा को निगलना आरंभ कर दिया ताकि नाक और गले को कुछ आराम मिल सके, लेकिन जब एक ओर का अवरुद्ध नथुना खुल गया तो दूसरी ओर का बंद हो गया। खांसी के कारण उसके गले के भीतर तंतु हिल गए और वह जहाँ लेटा हुआ था वही कोने में उसने जोर से थूक दिया।
अपनी कोहनी पर झुककर उसी चटाई के नीचे अपनी नाक साफ की जिस पर वह लेटा हुआ था। फिर वह अपनी दोनों टांगों को खींचकर पुनः लेट गया और अपने पतले से कंबल में सिकुड़ गया। उसका सिर उसके बाजुओं में था और उसे बहुत सर्दी लग रही थी। वह दोबारा झपकी लेता रहा। ओए बक्खा, ओए तू बदमाश, भंगी की औलाद, आ और मेरे लिए एक शौचालय साफ कर। बाहर से कोई चिल्लाया। बक्खा ने अपने शरीर पर से कंबल उतार फेंका, अपनी टांगें घसीटी, आधी नींद में ही अपने बाजुओं को हिलाया और अपनी आंखें मलते हुए जमुहाई लेते हुए यकायक उठ खड़ा हुआ। एक क्षण के लिए वह झुका, अपनी चटाई और कंबल को लपेटा, दिन भर के काम काज के लिए जगह बनाई और फिर बाहर खड़े आदमी को दोबारा चिल्लाते हुए सुनकर दरवाजे की ओर भाग चला। अपने बाएं हाथ में पीतल का एक छोटा सा लोटा थामे और केवल एक लंगोटी लगाए एक पतला सा छोटा व्यक्ति खड़ा था, जिसके सिर पर एक सफेद गोल टोपी थी, पाँव में खड़ाऊ थी और उसने अपने लंगोट के कपड़े को नाक तक उठाया था। यह हवलदार चरत सिंह था, 38वीं डोगर रेजिडेंट का प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, जो अपने मजाक के लिए भी प्रसिद्ध था। वह बवासीर का पुराना मरीज था। बक्खा, बदमाश, शौचालय साफ क्यों नहीं किया? एक भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ कोई चीज जा सके। मैं सब तरफ से आया हूँ। तू जानता है, मेरी बवासीर के लिए तू ही जिम्मेदार है। इन्हीं गंदे शौचालयों पर बैठने से मुझे यह छूत की बीमारी लग गई। ठीक है हवलदार जी, मैं आपके लिए फौरन ही एक शौचालय साफ कर देता हूँ, बक्खा ने सावधानी पूर्वक कहा और अपनी झाड़ू और टोकरी उठाई और चल दिया। घर की दीवार के सामने उसके ये हथियार सजे रहते थे। उसने उत्साहपूर्वक तुरंत फुरत सफाई कर दी। किसी प्राकृतिक झरने से गिरते पानी की गति के समान उसके फुर्तीले हाथों में आई काम करने की गति के कारण उसके शरीर की एक एक मांसपेशी चट्टान की तरह सख्त हो गई थी और खेल के समय शीशे की भांति चमकती थी। वह जिस फुर्ती और तत्परता से बिना दरवाजों वाले शौचालयों को साफ करते हुए, झाड़ू मारते हुए या फिनाइल डालते हुए एक दूसरे की ओर दौड़ा करता था, उसे देखकर लगता था कि किसी गहरी नदी की धारा बहती जा रही है। कैसा निपुण कर्मचारी है, देखने वाले कहते। हालांकि उसका काम गंदा था, लेकिन वह अपेक्षाकृत सदा साफ रहा करता था। कमोड साफ करते समय अथवा उन्हें रगड़ते समय वह अपनी आस्तीनों को गंदा नहीं होने देता था। लोग सदा कहा करते थे, वह अपने काम के लिए औरों से अच्छा है। ऐसा नहीं था कि वह इस प्रकार के काम करने वालों से अलग बुद्धिमान और भावुक या प्रतिष्ठित था, लेकिन वह मामूली सफाई कर्मचारी नहीं था, जो प्रायः असभ्य और गंदे होते हैं। शायद अपने काम के प्रति उसकी यह तसल्लीनता ही थी जिसके कारण वह दूसरों से अलग दिखाई देता था, अथवा अपने ढीले ढाले कपड़ों के कारण उस दुर्गंधमय दुनिया से अलग दिखाई पड़ता था। हवलदार चरत सिंह की यह निर्मल और निर्दोष सहज हिंदू प्रवृत्ति थी कि जब वह शौचालय में कष्टप्रद आधा घंटा बिताने के बाद बाहर आते थे तो बक्खा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। बक्खा एक निम्न जाति का व्यक्ति था, जो इतना साफ सुथरा रहा करता था। दुर्गंध के प्रति यह उसके द्विजातीय होने का पूर्वाग्रह था। यद्यपि उसने बक्खा में मामूली सी भी शंका नहीं दिखाई दी थी। वह मुस्कुराया, वह अपनी जाति को भूल गया और उसके चेहरे की व्यंग्यात्मक हंसी बाल सुलभ हंसी में बदल गई। ओए बक्खा, तू जेंटलमैन होता जा रहा है। तूने यह वर्दी कहाँ से ली? बक्खा शर्मा गया। वह जानता था कि उसे इस प्रकार अय्याशी करने और ऊंची जात के लोगों की नकल करने का कोई अधिकार नहीं था। वह बुदबुदाया, हुजूर, यह सब आपकी मेहरबानी है। चरत सिंह नरम पड़ रहा था, हालांकि वह उस मुस्कुराहट को नहीं रोक सका जो पिछले 6000 वर्षों से जाति पात की श्रेष्ठता का प्रतीक बनी हुई थी। बक्खा, दोपहर में आना, मैं तुझे एक हाँकी दूंगा। चरत सिंह जानता था कि बक्खा हाँकी का अच्छा खिलाड़ी है। बक्खा ने अपना सिर उठाया। उसे आश्चर्य हुआ। चरत सिंह के प्रस्ताव के प्रति वह कृतज्ञ था। यह एक ईश्वरीय वरदान था। रेजिमेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी द्वारा सद्भावना का ऐसा प्रदर्शन, एक हॉकी स्टिक, आश्चर्य है। यदि यह नहीं हुई तो? उसने सोचा और विलक्षण नम्रता से हंसता हुआ खड़ा रहा, कृतज्ञता भर से दबा हुआ। चरत सिंह के वादे ने बक्खा की चापलूसी में वह विशेषता पैदा कर दी जो उसे
अपने दादा परदादा से मिली थी। दलितों, गरीबों और दरिद्रों की वह कमजोरी जब उन्हें अचानक कोई सहायता मिल जाती है, निचले तबके के लोगों का वह संतोष जो वर्षों में दबी पड़ी किसी इच्छा की पूर्ति के बाद उन्हें मिल जाता है। उसने अपने ऊपर उपकार करने वाले को सलाम किया और नीचे झुककर अपने काम में लग गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, एक गुलाम की मुस्कान जो मालिक की कृपालुता के कारण आ गई थी। उसके लिए यह प्रसन्नता से अधिक गर्व की बात थी। वह धीमे धीमे एक गीत गुनगुनाने लगा। एक शौचालय से दूसरे शौचालय की ओर जाते हुए उसके गीत की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर वह आगे से आगे चलता गया, अपने काम को और भी शान से करते हुए और उत्सुकता से कदम उठाए हुए। उसका हाथ इतनी तेजी से चल रहा था कि एक बार तो उसकी पगड़ी के बंद भी खुल गए और कटे हुए स्थान से उसके ओवरकोट में बटन भी बाहर निकल आए। लेकिन इस पर भी बक्खा का काम नहीं रुका। उसने अपने ढीले ढाले कपड़ों को अनाड़ीपन से संभाल कर अपना काम किया। शौचालय की ओर एक के बाद एक लोग आते गए। उनमें से अधिकतर हिंदू थे। लंगोट के सिवा वे सब नंगे थे। उनके हाथों में पीतल के लोटे थे और उनके बाएं कान पर यज्ञोपवीत लिपटे हुए थे। कभी कभार कोई मुसलमान भी आ जाता था जो लंबा सूती कुर्ता और खुला हुआ पजामा पहना होता था और अपने हाथ में तांबे की केतली लिए हुए आता था। बक्खा ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछने के लिए काम को कुछ देर के लिए रोक दिया। उसकी त्वचा पर ऊनी कपड़ा अच्छा और खुरदुरा लगा, लेकिन जलन भरी गर्माहट छोड़ गया। लेकिन यह उत्तेजना बड़ी सुखद थी। वह दुगने जोश से अपना काम करता रहा। जल्दी ही मेरा काम समाप्त हो जाएगा, उसने अपने आप से कहा। यह अपने काम को समाप्त करने ही वाला था, लेकिन काम के समाप्त हो जाने पर भी उसे स्वर्ग का सुख मिलने वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह काम से जी चुराता था। दरअसल वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था। उसे पता ही नहीं था कि उसके लिए काम एक प्रकार का नशा था, जिसके कारण उसे शानदार स्वस्थ मिला था और भरपूर नींद आती थी। इसलिए वह लगातार काम करता रहता था। अनवरत सांस लेने के लिए भी नहीं रुकता था, भले ही काम की अधिकता से उसके अंग प्रत्यंग हाँफने लगते हों। अंत में वह सवेरे सवेरे ही दूसरी बार शौचालय को तीसरी कतार तक जा पहुंचा था। उसकी कमर ऐंठ गई और उसने अपने आप को उस आसन में सीधा किया जिसमें वह तब तक लगातार काम करता आ रहा था। उसने शहर की ओर देखा। उसकी आंखों के आगे धुंधला सा एक पर्दा था जो पिछली रात उसके द्वारा जलाई गई गंदगी से उठाकर नाले के ऊपर से उठने वाली भाप के बादलों के साथ मिलने गया था। ऐसी धुएं की हल्की सी परत के बीच से वह जल्दी जल्दी शौचालयों की ओर जाते हुए हिंदुओं के अधनंगे काले शरीरों को देखा करता था। उनमें से कुछ शौचालय हो आए थे और नाले के किनारे की मिट्टी से अपने पीतल के लोटे मांज रहे थे। कुछ दूसरे राम राम हरे राम की धुन पर अपने ऊपर पानी उड़ेलते हुए अपने बाजुओं को रगड़ते हुए नहा रहे थे अथवा अपने पैरों और हाथों को धो रहे थे। दातून को चबाकर ब्रश का आकार दे रहे थे, शोर मचाते हुए कुल्ला कर रहे थे, नाले में थूक रहे थे और अपनी नाक को जोर जोर से साफ कर रहे थे। बक्खा ने जब से अंग्रेज बैरकों को काम करना आरंभ किया, उसे स्नान करने के भारतीय ढंग पर इस प्रकार कुल्ला करने और थूकने से बहुत घृणा होती थी, क्योंकि वह जानता था कि अंग्रेज सिपाहियों का यह सब नापसंद है। अंग्रेज सिपाही भारतीयों को काला आदमी, जमीन पर हगने वाला कहकर गाली दिया करते थे। लेकिन इसके साथ ही उसे अंग्रेज सिपाहियों को नहाने के लिए नंगा जाते देखकर भी शर्म आती थी। वह अपने आप से कहा करता था, कितना शर्मनाक है। वहां साहब लोग भी थे, वे जो भी करते थे वह फैशन था, लेकिन उसके लिए देशवासी सब देसी थे। अंग्रेजों की भांति वह भी बहुत आश्चर्य किया करता था। किसी हिंदू को अपनी धोती ढीली करके अपनी नाभि से नीचे कमर के नीचे भाग पर पानी डालते और घबराहट में भाव विभोर होकर कुछ गुनगुनाते हुए देखकर अंग्रेजों की तरह उसे भी बहुत आश्चर्य होता था। उसने एक मुसलमान के अभद्र व्यवहार को भी देखा था, जो अपने ढंग से शुद्ध होकर मस्जिद में जाने से पहले अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले जा रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि अपनी प्रार्थना में क्या कहते हैं, उसने अपने आप से पूछा। ये क्यों उठते और बैठते, झुकते और मुड़ते हैं, मानो कोई व्यायाम कर रहे हों। उसे याद आया, उसने रेजिमेंट में
बैंड बजाने वाले एक लड़के अली से पूछा था कि वे ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अली ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। यह कहते हुए कि बक्खा उसके धर्म का अनादर कर रहा है, वह नाराज भी हो गया था। उसे सभी हिंदू पुरुष और स्त्रियों का वह चिर परिचित दृश्य भी याद आ गया, जो शहर के बाहर खुले में प्रातःकाल उकड़ू बैठा करते हैं। कितना शर्मनाक, उसने सोचा। इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि कौन उन्हें देखता है, किस प्रकार यहाँ बैठ जाते हैं। इसलिए गोरे अंग्रेज उन्हें काला आदमी, जमीन पर हगने वाला कहते हैं। वे यहाँ शौचालयों में क्यों नहीं आते? फिर उसे याद आया कि यदि वे शौचालयों तक आते तो उसका काम और ही बढ़ जाता। उसे यह विचार पसंद नहीं आया। अपने पिता की जगह गलियों की सफाई करने का विचार उसे अच्छा लगता था। यह काम आसान है, उसने अपने आप से कहा। मुझे बेलचे की मदद से केवल गाय का गोबर या घोड़ों की लीद ही उठानी होगी और झाड़ू से सड़क की धूल हटानी होगी। एक भी शौचालय साफ नहीं है। तुम्हें तनख्वाह मिलती है तो तुम्हें काम भी करना चाहिए। बक्खा अचानक पलटा और उसने चिड़चिड़े वे बूढ़े सूबेदार रामानंद को अपनी ओर तेज दक्षिण भारतीय शैली में अपने ऊपर चिल्लाते हुए देखा। दोनों हाथ जोड़कर वह रामानंद के सामने झुका, जो उसे घूर रहा था। उसके कानों में लाल जटिल सोने की बालियां थी। उसने पारदर्शक मलमल के कपड़े का एक लंगोटा लगाया हुआ था। बढ़े हुए पेट पर एक कमीज पहनी हुई थी और अपने सिर पर रस्सी के समान पगड़ी की टोपी पहनी हुई थी। महाराज कहते हुए बक्खा शौचालयों की ओर भागा और अपने काम में जुट गया। वह फौरन समझ गया था कि वह अपने काम में चूक गया था। चौथी बार शौचालयों की सफाई करते समय वह सब कुछ भूल गया। अपने माथे से बहते हुए पसीनों को, अपनी शरीर की गर्मी को और अपनी शक्ति को जानकर उसे लगा कि वह चूक गया है। उसके घर के पास चिमनी से निकलते हुए धुएं की फुहारों ने उसे अपने अगले काम पर जाने के लिए चेतावनी दी। वह आधे अधूरे मन से उस ओर चल दिया और कुछ देर के लिए एक तिनके बेलचे के उठाने के लिए रुकने के बाद ईंटों से बने छोटे से पिरामिड के सुराखों को अपनी टोकरियों में इकट्ठा करके ले आया और तिनकों में भरना आरंभ कर दिया। ज्यों ही उसने चिमनी में बेलचे से कचरा डाला, तिनकों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़े और उसके कपड़े पर चिपक गए। कुछ बड़े टुकड़े जमीन पर इकट्ठा होने लगे, जहां से उसे अपनी झाड़ू से दोबारा इकट्ठा करना था। लेकिन वह अनजान बना अपना काम करता रहा। उसका यह भुलक्कड़पन अथवा खालीपन बहुत देर तक बना रहा। उसे जो काम करना पड़ता था उससे उस पर एक प्रकार की निश्चयात्मकता छा गई थी। तिनकों से भरी टोकरियों पर झुकते हुए उसने उन्हें बेलचों में भरकर इकट्ठा किया और उन्हें तब तक जाली में डालता रहा जब तक वह भर न गई। फिर उसने एक लंबी कुरेदनी उठाई और आग में भड़का दिया। आग तुरंत भड़क उठी और अचानक ही मिट्टी लाल, सुनहरे व काले धुएं के कारण इस प्रकार चमक उठी मानो वह क्रोधित हो उठी हो, अथवा तिनकों के ढेर से उसे किसी अलग प्रकार की शक्ति प्राप्त हो गई हो। गर्मी के कारण बक्खा की नसों के रक्त में झुंझुनी होने लगी, क्योंकि वह भट्टी के सामने ही खड़ा था। उसका काला गोल और ठोस चेहरा सौंदर्य से चमक उठा। उसके शरीर का गठन बहुत आकर्षक था। वह उस पर फपता था और उसके शरीर के अंगों को समानता और संपूर्णता प्रदान करता था, ताकि कोई भी कह सके यह एक व्यक्ति है। उसके गंदे धंधे और उस अमानवीय पदवी के विपरीत जिसके कारण जन्म से ही उसकी निंदा की जाती थी, उसका व्यक्तित्व उसे कुलीनता प्रदान करता था। यह एक बड़ा काम था जिसमें लगभग 20 मिनट लग गए। फिर भी बक्खा ने इससे किसी प्रकार की थकान अनुभव नहीं की, जैसा वह अपने पिछले काम से किया करता था। जलती लपटों में उसे एक प्रकार का अपनापन लग रहा था। इससे उसे एक प्रकार की शक्ति प्राप्त होती जा रही थी, कुछ नष्ट कर डालने की शक्ति। उसे लगा उसके भीतर कुछ त्याग करने की भावना भरती जा रही है, मानो जलन अथवा विध्वंस उसके लिए एक प्रकार की सभ्यता हो। जब चिमनी में टोकरी का अंतिम तिनका और कूड़ा समा गया तो बक्खा ने उसका मुंह बंद कर दिया और वापस चल दिया। उसे प्यास लगी थी। उसके होठों के किनारे सूख गए थे। उसने कुल्हाड़ी, टोकरी, झाड़ू और ब्रशों को यथास्थान रख दिया और चिमनी से निकले हुए धुएं से भरी हवा को सूंघते हुए अपनी झोपड़ी के दरवाजे की ओर मुड़ गया।
अपने कपड़ों को झाड़ते हुए उन्हें देखने लगा। सीधा किया। ज्यों ही वह कमरे में घुसा, वह प्यास से तड़प रहा था। कोने में पड़े बर्तनों की ओर लापरवाही से देखते हुए उसे लगा उसे चाय चाहिए। लेकिन ज्यों ही उसने पूरे कमरे को देखा, उसने अपने पिता की थेगली लगी हुई रजाई के खर्राटे भरते हुए सुना। उसका भाई कमरे में नहीं था। वह तुरंत समझ गया कि वह कहाँ गया होगा। गली के पास ही मैदान में खेल रहा होगा। अंधेरे का अभ्यस्त होने के कारण ज्यों ही उसने चारों ओर नजर घुमाई तो उसे दिखा कि उसकी बहन 2 ईंटों के बीच आग जलाने का प्रयास कर रही है। मिट्टी के फर्श तक अपने चूल्हे पर झुककर वह उसने जोर जोर से फूंक मार रही थी। उसका सिर जमीन को छू रहा था, लेकिन उसकी प्रत्येक फूंक के साथ धुएं की एक लकीर हो उठती थी और वह भी बुझ जाती थी, क्योंकि जिन लकड़ियों को जलाया जा रहा था वह गीली थी। जब उसने अपने भाई के कदमों की आहट सुनी तो वह थक हार कर बैठ गई। धुएं के कारण उसकी आंखों में पानी भर गया था। वह घूमी तो उसने भाई की ओर देखा। आंसू उसके गालों को नीचे ढहने लगे। क्या तू उठेगी और मुझे इसे सुलगाने देगी? बक्खा ने कहा और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वह कमरे के कोने की ओर बढ़ा। अपने घुटने पर बैठ गया, झुककर लकड़ियों को हिलाया और उन्हें फूंकने लगा। उसका बड़ा और गोल चेहरा असली धोखनी की भांति फूल गया, जिससे निकलकर हवा चूल्हे तक फरफराई। पहले कुछ चिंगारियां निकली और फिर गीली लकड़ियां धधक उठी। उसने चूल्हे पर मिट्टी की हांडी चढ़ा दी। उसकी बहन ने कहा, इसमें पानी नहीं है। मैं घड़े में से पानी ले लूंगा, कोने की ओर जाते हुए बक्खा ने कहा। घड़े में भी पानी नहीं है, बहन ने उत्तर दिया। ओह, थके हुए और भड़कते हुए बक्खा ने मन ही मन में कहा,